गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 15 एसएस में 15 पार्ट नंबर आर्थिक विकास आज हम पढ़ेंगे। पार्ट का नाम ही ऐसा है कि आर्थिक विकास मतलब देश का विकास कैसे होते हैं, वो सब आज हमें ये पार्ट में देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति की हर सुबह अलग अलग होती है। कुछ लोग भौतिक सुख सुविधा से भरपूर जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु विश्व की अधिकांश जनसंख्या जीवन अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। गरीब के रूप में पहचाने जाने वाले इन लोगों के लिए भौतिक सुख सुविधा या आराम कल्पना का विषय है। ऐसी परिस्थिति किस तरह उत्पन्न हुई, इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, आदि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं। आर्थिक विकास। आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है। आज कोई भी देश देख लो, अमेरिका हो, भारत हो या कोई भी और देश, वो अपने देश का विकास करने के लिए कुछ न कुछ नया नया करता रहता है। परंतु विकास मात्र आर्थिक ही नहीं, अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक विकास अर्थात देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना, ये आपको याद रखना है अच्छे तरह से। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? देश की राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना। ये तीन बात बहुत मायने रखती है। इस बात को आर्थिक विकास कहा जाता है। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त होती है? तो देश की कुल आय जितनी होती है, माने राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जबकि जीवन स्तर में लोगों को प्राप्त होने वाली सुविधा जैसे कि अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार की सुविधा तथा आवास की सुविधा का समावेश होता है। भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवाओं का उपयोग और सुविधाओं में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में उपयुक्त आवश्यकताएं अधिक अच्छी तरह से संतुष्ट होती है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का अंतर। सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द वृद्धि दर्शाते हैं, परंतु दोनों के बीच कुछ अंतर पाया जाता है। पहली बात देखेंगे, विकास की प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिमाणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है। दूसरा देखते हैं, अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर। अर्थतंत्र में होने वाले नए संसाधनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास है। उदाहरणतः कृषि क्षेत्रों में गेहूं, धान जैसी फसलों में नई बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई। यह बात आर्थिक विकास दर्शाती है। दूसरी तरफ
जोत जमीन में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आगे देखते हैं विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में। विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में, विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। विकसित अर्थतंत्र और विकासशील अर्थतंत्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अलग किए जाते हैं। विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में $735 से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण निम्न अनुसार तय किया जाता है। पहली बात है नीची प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों के राष्ट्रीय आय नीची होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय नीची रखती है। नीची प्रति व्यक्ति आय के कारण जीवन स्तर नीचा रहता है। जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% अथवा उससे अधिक भी होती है। आगे देखते हैं तीसरा, कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति होती है और देश के 60% से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। देश की राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान लगभग 25% होता है। आय वितरण की असमानता। विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान होता है। यह असमानता ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में होता है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। देश के शीर्ष 20% धनिक लोग 40% हिस्सा रखते हैं और निम्न स्तर के 20% गरीब लोग सिर्फ 10% हिस्सा रखते हैं। इस प्रकार विकासशील देश में आय और संपत्ति का केंद्रीकरण अधिक लोगों में हुआ नजर आता है। आगे देखते हैं बेरोजगारी की बात करेंगे। बेरोजगारी विकासशील देशों का महत्वपूर्ण लक्षण है। इन देशों में बेरोजगारी का प्रमाण कुल श्रमिकों की संख्या के 3% से भी अधिक होता है। इन देशों में बेरोजगारी भिन्न भिन्न स्वरूपों जैसे कि मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी आदि पाए जाते हैं, जो लंबे समय की बेरोजगारी होती है।
छठा पॉइंट गरीबी की बात करेंगे। गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे कि अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग होती है। माने 100 लोग में से 33% जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। द्विमुखी अर्थतंत्र। विकासशील देशों में अर्थतंत्र का स्वरूप द्विमुखी पाया जाता है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रुझिचुस्त सामाजिक ढांचा, कम उत्पादन पाया जाता है। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योगों, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र तथा वैभवी जीवन शैली पाई जाती है। मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है जो देश के विकास के लिए अवरोधक बनता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढांचा अलग अलग पाया जाता है। ये देश मुख्यतः कृषि उत्पाद और बगीचों की उपज तथा कच्ची धातुओं का निर्यात करते हैं। इस प्रकार के निर्यात की मांग कम होती है और भाव नीचा होता है, जिससे निर्यात से अधिक से आय कम होती है, जबकि आयात औद्योगिक उपज और यंत्र सामग्री का होता है। इन वस्तुओं का भाव अधिक होने से आयात के पीछे खर्च अधिक होता है। इस प्रकार विकासशील देशों के लिए विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने से देश पर विदेशी कर्ज बढ़ता है। इस प्रकार विकासशील देशों में मुख्यतः ऊपर दिए गए लक्षण पाए जाते हैं। भारत विकासशील राष्ट्र होने से ऊपर के लक्षण कम या अधिक मात्रा में भारत पर लागू पड़ते हैं। आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति। भारतीय अर्थतंत्र का परिचय प्राप्त करने के से पहले हम आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। पहली बात करते हैं आर्थिक प्रवृत्ति। आय प्राप्त करने या खर्च करने के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण किसान, कारीगर, व्यापारी, शिक्षक आदि की प्रवृत्ति आर्थिक प्रवृत्ति होती है, कहलाती है। अनार्थिक प्रवृत्ति जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्त करना या खर्च करना न हो, तो इस प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण, माता अपने बालक की देखभाल करे, अनार्थिक प्रवृत्ति। व्यक्ति समाज सेवा का कार्य करे आदि अनार्थिक प्रवृत्ति है। भारतीय अर्थतंत्र का ढांचा। अर्थतंत्र में होने वाली विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तियां या विविध व्यवसायों को 3 मुख्य विभागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। आर्थिक प्रवृत्तियों के इस वर्गीकरण को व्यावसायिक ढांचे के रूप में पहचाना जाता है। इन 3 विभागों और उसमें समावेश होती प्रवृत्ति की चर्चा निम्न अनुसार कहते हैं। पहली बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र।
अर्थतंत्र के इस विभाग में कृषि तथा कृषि के साथ संलग्न प्रवृत्तियों जैसे कि पशुपालन, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मुर्गी बतख पालन, जंगल, कच्ची धातुओं की खुदाई आदि प्रवृत्तियों का प्राथमिक विभाग में समावेश होता है। माध्यमिक क्षेत्र इस विभाग में छांटे और बड़े आधारभूत उद्योगों, निर्माण कार्य आदि प्रवृत्तियों का समावेश होता है। यह विभाग उद्योगों के रूप में भी पहचाना जाता है, जिससे पिन से लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक के उत्पादन का समावेश होता है। तीसरी बात करते हैं सेवा क्षेत्र। इन विभाग में अनेक विध सेवाओं का समावेश होता है। ऐसी सेवाओं में व्यापार, संचार, वायु तथा समुद्री मार्गों, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों, परिवहन और मनोरंजन आदि के कार्यों का समावेश इन क्षेत्रों में होता है। सामान्य रूप से विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है। रोजगारी तथा राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक होता है, परंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है वैसे वैसे प्राथमिक क्षेत्र का महत्व माध्यमिक और सेवा क्षेत्र की सापेक्षता में घटता जाता है और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की व्यापकता बढ़ती जाती है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना। ध्यान से फिर से आप लोगों को अभ्यास करना है। नेक्स्ट पीरियड में आगे देखेंगे। थैंक यू।